प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और मेरा नाम है महेश शर्मा और स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर आपकी 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट विमा एवं मापन के अंदर मात्रक एवं मापन के अंदर विमेय समीकरण के अनुप्रयोग के अंदर आज अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन नंबर 3 जिसके अंदर है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। पहला आपने पढ़ लिया किसी भौतिक राशि के परिणाम को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। दूसरा मैंने पढ़ा किसी दिए गए भौतिक सूत्र की सत्ता की जांच करना और विमा वगैरह निकालना, जिसको नियतांक वगैरह आए तो। और तीसरा आज है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो ये भी आपका जो कंसेप्ट बेस है आधारित है वो विमीय समांगता के सिद्धांत पर ही, यानी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी पर ही बेस है। तो लिखिए, तो लिखेंगे विमीय समांगता के सिद्धांत से। क्या लिखेंगे इसमें? विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता के सिद्धांत से विभिन्न भौतिक राशियों के बीच, यानी ये जो भी वापस जो आपका ये मेथड जो बेस है, ये विधि बेस है किसके ऊपर है? विमीय समांगता के सिद्धांत पर। तो विमीय समांगता के सिद्धांत से विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। मतलब फॉर्मूला बनाना है, संबंध स्थापित किया जा सकता है, संबंध स्थापित किया जा सकता है। लाइन तो खास नहीं है, अब ये सारी बातें समझ आएगी एग्जाम्पल से, न्यूमेरिकल से। यानी अपन क्या करने जा रहे हैं? अपन सूत्र बनाने जा रहे हैं। विभिन्न भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करना, यानी हम लोग पता है कोई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करे, किन किन राशियों पर डिपेंड कर रही है, तो फिर उसकी सहायता से उस भौतिक राशि के लिए सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ऐसा समझ में आएगा। इसको सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तब ये समझ में आएगा। तो सवाल क्या है? जैसे मान लो कि सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक जानते हो, ये मान लो आपने ऐसे रस्सी से बॉल ये गेंद बांध ली और यहाँ लटका दिया, उसको धीमे धीमे से आप हिला रहे हो, धीमे धीमे, ज्यादा तेज नहीं, धीमे धीमे से हिला रहे हो। तो ये आपका जो आपको अरेंजमेंट मिला इसको बोलते हैं सरल लोलक। इसकी लंबाई L और इसका जो आवर्तकाल क्या होता है? 10th क्लास में पढ़ाएगा, 10th क्लास में पढ़ा है कि मान लो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ जाके यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ आ गया। इसको एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। यानी एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय को क्या बोलेंगे? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो सवाल कुछ ऐसा ही है। सवाल यह है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, एक सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल मीन्स टाइम पीरियड होता है क्या है? एक चक्कर में लिया गया समय, आवर्तकाल T, लोलक के द्रव्यमान, इसको बोलते हैं लोलक, गेंद लोलक का द्रव्यमान तो कुछ होगा ना, द्रव्यमान m, और नीचे g भी लगा होगा, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g। तो एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T, लोलक के द्रव्यमान स्मॉल m, लोलक का जो द्रव्यमान है उसको अपने मान लिया है द्रव्यमान स्मॉल m, वह लोलक की लंबाई, द्रव्यमान स्मॉल m, लोलक की ये जो लंबाई है, लोलक की लंबाई स्मॉल l, वह गुरुत्वीय त्वरण g पर, वह गुरुत्वीय डायग्राम उठा दें ऐसे, वह गुरुत्वीय त्वरण g पर, वह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है, स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो लोलक के करता है, तो लोलक के आवर्तकाल के लिए, लोलक के आवर्तकाल के लिए सूत्र का निर्माण कीजिए। क्या आवर्तकाल के लिए सूत्र का निर्माण कीजिए। सवाल क्लियर? कॉपी और पेन लेके नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, जिससे आप कंसेप्ट क्लियर होते रहे। इन्होंने ऐसा बोला है कि सरल लोलक है, ये मान लिया सरल लोलक, ये लंबाई इसकी L, द्रव्यमान m, जैसे घूम रहा होगा ऐसे, आगे पीछे से गति कर रहा होगा ऐसे, जैसे पेंडुलम घड़ी ऐसे, तो ऐसे गति कर रहा है ऐसे। तो इसको एक चक्कर में यहाँ जाने से यहाँ आने में लिया गया तो समय, यहाँ से यहाँ गया वापस यहाँ आया, इसको बोलते हैं आवर्तकाल। तो जो आवर्तकाल है इसके लोलक की लंबाई पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है और स्मॉल g पर निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसको अपने क्या करना है? इस आवर्तकाल का सूत्र बनाना है। इस टाइम पीरियड T का फॉर्मूला क्या बनेगा ये अपन देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट कर देखिए सॉल्यूशन। तो जैसा ये बोल रहा है वैसा लिखिए कि आवर्तकाल को मान लिया कैपिटल T, वो निर्भर करता है यानी समानुपाती का चिन्ह, निर्भर करता है समानुपाती का चिन्ह। पहला किसके ऊपर?
द्रव्यमान पर, तो यहाँ पे लिखा m। अब m की कौन सी घात ये अपने को पता नहीं है, तो मान लीजिए स्मॉल है, कुछ भी मान लीजिए, चल मान लीजिए स्मॉल a। फिर आगे बोला लोलक की लंबाई पर, पता नहीं घात कौन सी होगी, तो लंबाई के लिए घात b मान लीजिए। फिर बोला g पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g 6 होता है 9.81 मीटर पर सेकंड का, जो नीचे को लगेगा गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ पे आएगा स्मॉल g की पावर c। ठीक है, यानी जो आवर्त काल है वो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। घातें क्या है पता नहीं थी, तो अपने स्मॉल a b c अब इमेजिन कर लिया, मान लिया अपनी मर्जी से। फिर से वही काम देखें यहाँ पे, आप जानते हो कि जब भी ये साइंस के अंदर समानुपाती का चिन्ह आएगा, इसको हटाते हैं तो एक बराबर का चिन्ह एक नियतांक काम में लेते हैं, उस नियतांक को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समानुपातिक नियतांक। तो यहाँ पे लिखेंगे T इज इक्वल टू के एम की पावर a, एल की पावर b एंड g की पावर c। जहां पे k क्या है, जहां k एक समान, k बराबर समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक नियतांक। हालांकि ये बात अलग है कि इस विमाओं से अपने को नियतांकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, इसकी कमी है, वो अपन बाद में लिखेंगे। ठीक है, जहां k क्या है समानुपातिक नियतांक है। तो देखिए, तो अब देखिए, अब करना कुछ नहीं है, यहां पर अब लगाना आपको विमीय समानता का सिद्धांत, यानी दोनों ओर की विमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। लिखा ना, विमीय समानता सिद्धांत से विभिन्न भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। यानी आपका ये जो मेथड बेस है, आधारित है, वो विमीय समानता के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो करना कुछ नहीं, दोनों ओर की विमाएं लिखनी है, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, तो इधर देखिए, दोनों ओर मतलब जो विमा बाएं पक्ष की होगी वही दाएं पक्ष की होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर। तो यहाँ पे कौन है, आवर्तकाल यानी टाइम, और टाइम के लिए विमा T1 क्या आएगी, T1। तो यहाँ पे लिखा T1 यानी M0 L0 T1, ओनली T1, बाकी तो साथ लिख दिया दिखाने के लिए। M की घात 0, M है ही नहीं, L की घात 0, L है नहीं, तो T1। यहाँ पे K रख लीजिए साथ में, कोई परेशान नहीं, रख लो तो रख लो, कोई परेशान नहीं है, ठीक, रख लो, चलो कोई बात नहीं, रख लो। M यहाँ पे द्रव्यमान के लिए क्या होगा, M की पावर A, M की पावर A। L यहाँ पे लंबाई के लिए क्या आती है, L की पावर B। यहाँ पे G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मात्रक। तो ऊपर कौन है, मीटर यानी L1, नीचे कौन है, सेकंड यानी समय, यानी T की पावर 2। तो विमा आएगी N1 T - 2, यानी आपको वेग त्वरण बल कार्य तो याद होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे आएगा L1 T - 2 की घात क्या चल रही है, C चल रही है। अब इनको इकट्ठा कर लीजिए, तो M0 L0 T1, यहाँ पे आएगा K, M की घात A, ठीक है, L की घात B यहाँ से, और यहाँ C गुणा होगा, घात की घात क्या होगी, गुणा, तो C यहाँ से इंटू में आएगा, तो एक C यहाँ से एक B यहाँ से, तो B + C बन जाएगा, और T की पावर माइनस का 2C बन जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, दोनों ओर घातों की तुलना करनी है, दोनों ओर जो एक्सपोनेंट्स है, पावर्स है, घातें हैं, इनकी आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी, और आपको ABC के मान मिल जाएंगे। जैसे ABC के मान मिलेंगे वो मान यहाँ पर रख देंगे, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। यही तरीका है बस, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखोगे दोनों ओर घातों की तुलना करने पर, दोनों ओर घातों की पावर्स की, दोनों ओर घातों की तुलना करने पर देखिए क्या बनेगा, इधर m की घात 0 है, इधर m की घात a है, तो आपको क्या मिलेगा, a का मान तो 0 मिल जाएगा। इधर L की घात B + C है, इधर L की घात 0, यानी यहां से B + C का मान आपको 0 मिल जाएगा। इधर T की घात माइनस का 2C है, और इधर T की घात 1 है, यानी आपको मिलेगा -2C बराबर 1। तो यहां से आप बोल सकते हो कि C का मान माइनस का 1/2 होगा। अब जब C का मान -1/2 आ गया, तो B + C बराबर 0 है, तो आप बोल सकते हो कि जो B की वैल्यू -C के बराबर, भाई प्लस का C, इधर के माइनस का C, और C का मान क्या है, माइनस का 1/2। तो जो B की वैल्यू आएगी माइनस यहाँ पे, और C खुद क्या है, -1/2, तो ब्रैकेट में लिखा एंड माइनस विल बी प्लस, माइनस साइन आपका बन गया प्लस, तो B की वैल्यू आपको मिली 1/2,
2। अब इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो। समीकरण नंबर 1 तो करना कुछ नहीं है, ये ए बी और सी की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर क्या करोगे, स्मॉल ए बी व सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या बनेगा, टी बराबर के तो नियतांक है एम की घात ए और ए का मान कितना है 0 इंटू एल की घात बी और बी का मान आ रहा है 1/2 1/2 यहाँ पे एल की घात 1/2 इंटू में जी और जी का मान आ रहा है जी की घात सी और सी का मान आ रहा है माइनस का 1/2। अब m की घात 0 तो क्या बन जाएगा 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1, तो ये तो बन जाएगा 1, तो बनेगा t इज इक्वल टू के एल की घात 1/2 और जी की घात माइनस 1/2 ऊपर है, नीचे क्या बन जाएगी जी की पावर 1/2। और आप जानते हो किसी नंबर के ऊपर आप चाहे वर्गमूल का चिन्ह लगा दीजिए या उसके ऊपर पावर 1/2 लगा दीजिए, घात 1/2 लगा दीजिए, दोनों का मतलब सेम है। यानी इसको भी आप रूट एल बोल सकते हो, इसको आप रूट जी बोल सकते हो। यानी ये बन जाएगा आप एक तरह से के रूट एल बटे में रूट जी बटे में रूट जी, तो ये रूट आप एक साथ ऐसे लगा दो के बराबर रूट एल बटा जी, ये भी रूट एल ये रूट जी, तो रूट सारे के ऊपर एक साथ, तो टी बराबर के बटा रूट एल जी। अब इसकी ये बात अलग है कि आपको विमा से इस नियतांक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ये विमा की कमियां है, ये नियतांक के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। तो प्रयोग द्वारा बाई एक्सपेरिमेंट जो के की वैल्यू आती है वो 2 पाई आती है। वैसे डेरिवेशन का अपन कर लेंगे चैप्टर नंबर, आपको जो सरल आउट देती है वहां पे, तो के का मान क्या लिखोगे यहाँ पे प्रयोग द्वारा। अब ये नियतांक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ये इसकी कमी है, तो जैसे के का जो मान होता है लिखोगे प्रयोग द्वारा के बराबर आता है 2 पाई, के बराबर 2 पाई आता है। तो यहाँ पर जब के का मान 2 पाई लेंगे तो आवर्त काल का जो सूत्र रहेगा टी बराबर 2 पाई रूट एल बटा जी, ये होता है किसी सरल होने के आवर्त काल का सूत्र। तो टी बराबर 2 पाई बटे में रूट एल बटा जी, टी बराबर 2 पाई बटे में रूट एल बटा जी, रूट एल बटे जी, जहां पे एल इस लोहे की लंबाई है, जी गुरुत्व त्वरण है और 2 पाई तो कांस्टेंट है। खास बात यहाँ पे है कि जो लोहे का आवर्त काल है वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, चाहे 1 किलो का बाठा हो, पत्थर हो, बाठा मतलब पत्थर, ठीक है, चाहे 1000 किलो का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है कौन, आवर्तकाल। तो बस तरीका यही है, बाकी सवाल चेंज होगा, तरीका सबका सेम होता है। एक सवाल आपको प्रैक्टिस से एक और करवाता हूँ, बाकी उसमें कंसेप्ट तरीका ये रहेगा, अलग कुछ भी नहीं होने वाला है। आप चाहो तो सवाल देख के हल खुद भी कर सकते हो, तरीका सबका सेम ही है। बस आपको ये बीमा वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए और दोनों ओर की बीमाएं बराबर करनी है, दोनों ओर की बीमाएं बराबर करनी है, सवाल हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन किसी भौतिक राशि के लिए सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप ये पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, दोस्तों आपको समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। और अगर फिर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में से बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, आगे चले। तो एक सवाल इसका और देख लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। इसको रब कर दें यहाँ पे, ओके। सवाल एक और देखिए, प्रैक्टिस है क्वेश्चन नंबर 2। यह है कि जैसे मान लो कोई वर्ताकार पथ पर, अगर कोई वर्ताकार पथ पर कोई कण गति करता है, तो केंद्र की ओर एक बल लगता है अभिकेंद्रीय बल, जिसका द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान m और वेग v और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r। तो सवाल ऐसा है कि किसी वर्ताकार पथ पर गति करते कण का अभिकेंद्रीय बल उसके द्रव्यमान m, वेग v व त्रिज्या r पर निर्भर करता है, तो अभिकेंद्रीय बल S के लिए सूत्र का निर्माण कीजिए। सवाल है, तो लिखिए, मैं सवाल लिखता हूं कि किसी वर्ताकार पथ पर गतिशील कण पर अभिकेंद्रीय बल F कोमा करके कण के बल F, कण के द्रव्यमान स्मॉल m, कण के वेग v व वर्ताकार
वह वर्ताकार पथ की त्रिज्या, वह वर्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल आर पर निर्भर करता है, स्मॉल आर पर निर्भर करता है। तो अभिकेंद्रित करता है, तो अभिकेंद्रीय बल F के लिए सूत्र का निर्माण कीजिए, ना आपको सूत्र बनाना है। ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी वर्ताकार पथ पर कण गति कर रहा है, तो यह अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर लग रहा है, इसको FC बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका सूत्र क्या है, ये अपने को बनाना है। एक बार सोल्व कीजिए, मैं थोड़ी मार्कर में इंक डालता हूँ। तो देखिए, जैसा सवाल में बोल रहा है वैसा कर लीजिए, जैसा सवाल में बोल रहा है वैसा कर लेना है। तो क्या बोला है कि जो बल है वो द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है, वेग पे कर रहा है और वर्ताकार पथ की त्रिज्या पर कर रहा है। देखिए सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन देखिए, इन्होंने बोला है कि जो F है बल है, पहला द्रव्यमान पर, अब द्रव्यमान कौन सी घात पता नहीं तो A मान लीजिए, फिर वेग पर कौन सी घात पता नहीं तो B मान लीजिए, फिर त्रिज्या पर कौन सी घात पता नहीं तो C मान लीजिए। यानी ये बनेगा सूत्र। मतलब जो आपने बोला इसको ऐसा लिख लिया गुणा के रूप में ना, सीधा गुणा के रूप में। अब क्या करोगे, समानुपातिक में रहो तो K मान लिया, तो M की घात A, V की घात B, R की घात C, समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। अब करना कुछ नहीं, दोनों और एक की विमाएं लिखनी है, दोनों और एक की विमाएं लिखनी है। देखिए नहीं लिखवा नहीं, आज लिख लो, दोनों और की विमाएं लिखने पर, तो देखिए इधर कौन है बल, और बल फोर्स की विमा क्या होती है M1 L1 T-2। इधर क्या है K तो नियतांक है, M कौन है द्रव्यमान की क्या आएगी M की घात यहाँ पे A, घात यहाँ पे A है, V यहाँ पे एक बार बाहर करते हैं, घात यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट घात ऊपर, V यहाँ पे कौन है वेग, वेग की विमा क्या होती है L1 T-1, याद होनी चाहिए, वेग त्वरण बल कार्य याद होनी चाहिए। तो वेग की आएगी L1 T-1 और यहाँ पे लगा देंगे B। फिर कौन है R यानी त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है दूरी, दूरी मतलब लंबाई, तो विमा क्या आएगी L की घात C, L की घात C। तो देखिए M1 L1 T-2 बराबर K, M की घात A बनी, L की घात 1 यहाँ से, सॉरी 1 गुणा B यहाँ से, और C यहाँ से तो आएगी L की घात B प्लस C, और T की घात माइनस B, T की घात माइनस का B। बस दोनों ओर सेम, जो दोनों ओर घातों की तुलना करने पर दोनों ओर समान जो गुणांक है उनके दोनों जो समान गुणांक है, जैसे M की M से, L की L से और T की T से, दोनों ओर घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, दोनों ओर घातों की तुलना करने पर, तो देखिए इधर M की घात A, इधर M की घात 1, तो A का मान तो आ गया 1, इधर L की घात B प्लस C, इधर L की घात 1, तो यानी B प्लस C का मान आ गया 1, इधर T की घात माइनस का B, इधर T की घात माइनस का 2, यानी माइनस B बराबर माइनस का 2, यानी B बराबर आपको मिला, B बराबर आपको मिला 2। अगर B 2 आ गया तो C क्या है, C यहाँ से देखिए, C यहाँ से 1 यानी B को नहीं लगाई तो 1 माइनस B, 1 माइनस B, तो C 1 माइनस B और B कितना है 2, तो 1 माइनस 2, तो C का मान कितना मिला माइनस का 1। अब करना कुछ नहीं है, ये A B और C का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो क्या करोगे, A B व C का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये रहा, क्या है F बराबर K M की घात A और A का मान है 1 इंटू में V की घात है B और B का मान है 2 इंटू में R की घात C और C का मान है माइनस का 1, तो माइनस का 1, तो क्या बना F बराबर K M की घात 1 M V स्क्वायर और R माइनस 1 ले जाएगी R प्लस 1, तो F बराबर K M V स्क्वायर R, और देखो इसमें K का मान K बराबर 1 लेने पर ले लिया नियतांक, क्योंकि नियतांक के बारे में विमा से कोई जानकारी नहीं मिलती है। K भाई नियतांक है तो इसको अपने 1 भाई 1 तो नियतांक है तो इसको 1 ले लेंगे तो आएगा F बराबर M V स्क्वायर बटे में R। ये होता है अभिकेंद्रीय बल का सूत्र, F बराबर M V स्क्वायर बटे में R। तो ऐसे और भी सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, तरीका सबका सेम रहता है।
ठीक है, तो ये हो गया F बराबर m v² बटे में r। तो ये था आपके v में समीकरण के अनुप्रयोग। अब देखिए v में समय कुछ कमियां भी होती है, सीमाएं भी होती है। तो देखिए यहाँ पे एक कमी तो ये होगी, नियतांक के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। चलो लिखवा देते अभी, एक बार आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए आगे इसी में अपन कंटिन्यू एक बात और कर लेते हैं। v में समीकरण की सीमाएं, लिमिटेशंस, इसकी औकात एक तो ये नियतांक के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। दूसरी, अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशि पर डिपेंड कर रही है तो उसके लिए सूत्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। और ये चरघातांकीय फलन जैसे चरघातांकीय लघुगुणकीय, इनके बारे में कोई जानकारी, इनके लिए सूत्र का निर्माण, ना तो सूत्र का निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको चेंज कर सकते हैं। ना तो इनके लिए सूत्र का निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको अपन चेंज कर सकते हैं। लिखाए सीमाएं, हो गया यहां तक? ओके, एक मिनट। ओके, अब देखिए आगे लिख लीजिए v में समीकरण की सीमाएं, लिमिटेशन, इसकी क्या लिमिटेशन है, इनकी क्या कमियां है, यानी कहाँ ये आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो पहली कमी आपने देखी, टॉपिक इसी में लिख लीजिए, v में समीकरण की सीमाएं मतलब लिमिटेशन, ये कहाँ तक, इसकी औकात कहाँ तक काम करता है, उसका भी काम करना बंद, यानी इसकी कमियां मान लीजिए, कमियां, इसकी ड्रॉबैक्स, कमियां। तो पहली कमी तो यह कि v में समीकरण द्वारा नियतांक के बारे में, v में समीकरण में नियतांक होता है, v में भौतिक सूत्र में शुद्ध संख्या या विमाहीन नियतांक के बारे में कोई जानकारी। तो v में समीकरण द्वारा शुद्ध संख्या या विमाहीन नियतांक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, जैसा आपने देखा था t बराबर k रूट l बटा g आ गया, जिस k के बारे में v में समीकरण से कोई पता नहीं चल रहा था। तो ये बोला है v में समीकरण द्वारा शुद्ध संख्या या विमाहीन नियतांक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर कर रही है, 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, तो उसके लिए सूत्र का निर्माण कर रही है, तो उसके लिए सूत्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अपन MLT में 3 समीकरण प्राप्त कर सकते, 3 समीकरण 3 राशियां अपन हल कर सकते, 4-5 आगे तो उसको हल करना मैथमेटिकली पॉसिबल, संभव नहीं हो पाएगा। कि जितनी राशियां होती है उतने समीकरण बनने ही चाहिए। दूसरी इसकी कमी। तीसरी कमी यह है कि ये जो चरघातांकीय फलन जैसे e⁻x, लघुगणकीय फलन जो लघुगणकीय जैसे log x वगैरह है, और त्रिकोणमितीय फलन, इनके लिए ना तो सूत्र का निर्माण कर सकते हैं और ना ही इनकी जांच कर सकते हो। इसमें आपका पॉइंट नंबर 3 क्या लिखेंगे, इसमें उन सूत्रों को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है जिनमें चरघातांकीय फलन, फॉर एग्जाम्पल जैसे e⁻x है, कोमा लघुगणकीय फलन, जैसे log x है, लघुगणकीय फलन जैसे log x, वह त्रिकोणमितीय फलन जैसे आपका sin x है, cos x है, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है, जिनमें ये इनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और ना ही इनकी सत्ता की जांच कर सकते, ना ही इनको अपन चेक कर सकते, ना ही इनके लिए सूत्र बना सकते। और चौथी इसकी कमी है कि v में समीकरण द्वारा
किसी भौतिक राशि कोई सदिश है या अदिश है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। नंबर 4 क्या लिखोगे, विमेय समीकरण द्वारा किसी भौतिक राशि के विमेय समीकरण द्वारा किसी भौतिक राशि के सदिश व अदिश होने का पता नहीं चलता। ये इसकी कुछ कमियां थी। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।